मैं शूटिंग का नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। मेरा बचपन से ये था कि मुझे कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आपका एक गलत कदम आपको बर्फ के अंदर ले जाएगा। मैंने 3 कोर्स किए, बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू। मेरी हाथों की चारों उंगलियां उनको फ्रोज बाइट हो चुका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आज एक ऐसी खास शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिसके जोश और जुनून का हर कोई कायल है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा साहसिक और मुश्किल काम होते हैं कि आप जब पहाड़ पर चढ़ रहे हो और जब बर्फ़ भी गिर रही हो, इतने मुश्किल हालात में आपको जब हज़ारों फीट की ऊंचाई पर चढ़ना हो तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे ही 3-4 चोटियों को फतह कर चुके हमारे साथ राहुल जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपसे पहला सवाल राहुल जी ये है कि ट्रेनिंग ली आपने या आपको किसने मोटिवेट किया और कैसे जो है आपकी इस पर्वतारोही की सफ़र की शुरुआत हुई? सबसे पहले झलको मीडिया देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल स्वामी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से पिलानी विधानसभा क्षेत्र एक छोटे से गांव से आता हूं। मैंने अपने पर्वतारोहण के जीवन की शुरुआत 2017 में की थी। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कक्षा 1, 2, 3, 10 करते हैं, वैसे ही आप माउंटेनिंग की दुनिया में अगर आपको कदम रखना है तो पहला आपका कोर्स होता है बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, जिसमें आपको बेसिक बातों के बारे में बताया जाता है। जैसे आपको कैसे भी परिस्थितियों से सामना करना है, एवलांच का कैसे सामना करना है, बर्फबारी में क्या करना है। बेसिकली बेसिक माउंटेनिंग कोर्स 30 दिन का कोर्स होता है। वो आपका पहला LKG है, वो पहली कक्षा है माउंटेनिंग की दुनिया की। आप किसकी प्रेरणा से गए? मैं 2017 में जयपुर के जगतपुरा में शूटिंग करता था। मैं 30 मीटर राइफल शूटिंग में पहले आप शूटिंग करते थे, फिर बाद आप इस तरफ आए? हाँ जी, हाँ जी। मैं शूटिंग का नेशनल चैंपियन रह चुका हूँ। तो क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में अच्छा करते हो तो आपके अच्छे लोगों की आप पे नज़र होती है। तो एक मेरे कर्नल सर थे, हमारे कर्नल अनुपम सक्सेना साहब। तो उन्होंने मेरे को कहा कि राहुल आपको मरने से डर लगता है? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि भारत रक्षा मंत्रालय एक कोर्स करवा रहा है बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? मैं श्योर सर, क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपने घर से एक बार लिखवा लो अपने पेरेंट्स से, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसी रात मैंने अपने घर वालों को कॉल किया। मेरे पापा बाहर रहते हैं, एक्चुअली नागालैंड रहते हैं मेरे पापा। तो मैंने पापा जी को पूछा कि पापा जी मैं जा रहा हूँ मैं माउंटेनिंग कोर्स। पापा को पता नहीं था एक्चुअली, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा कि बेटा क्या होता है इसमें। फिर मेरे 2-3 भाई आर्मी से हैं, उन्होंने बताया कि इसमें बहुत खतरा है, इसमें अगर आप हर कदम पे मौत ही मौत है। तो घर वालों को प्रेम था वो मेरे प्रति, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करना। फिर भी मेरी जिद थी, जुनून थी, उन्होंने मान लिया कि आप चले जाओ। मैं चला गया। मैंने अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया है जिम, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग विंटर स्पोर्ट्स। बेसिकली ये स्कूल रक्षा मंत्रालय का है, उसमें आपको विभिन्न तरीकों से आपको पर्वतारोहण के बारे में बताया जाता है। मैं जाते मेरी वर्ड ऑफ कमांड अच्छी थी, मेरे बोलने की ताकत अच्छी थी, मैं लीडरशिप अच्छी, क्वालिटी अच्छी थी, तो मेरे कोर्स सीनियर बना दिया गया। ये 7वें दिन की बात है, जब हम क्लाइंबिंग कर रहे थे तो हम एक दीवार चढ़ रहे थे। तो उसमें दीवार लाइक क्या था, मैंने मेरी साथी थी, वो पंजाब से थी, हरविंदर कौर। तो उन्होंने कहा कि मैं कर लेती हूँ पहले। मैंने कहा नहीं, पहले अभी खाना खाने का टाइम है, उसके बाद करना। तो उन्होंने को इंसिस्ट किया कि सर मेरे को प्लीज करिए। हाँ जी, जिद की उन्होंने कि सर मेरे को कर लेने दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस सर पे हेलमेट लगाया, हार्नेस वगैरह सेट किया। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं वॉकी टॉकी लेके पीछे मुड़ा कि बताने के लिए कि सिर्फ एक ही ये कैडेट है, ये ऊपर जाएगा, उसके बाद हम नीचे आएंगे, खाना खाएंगे, अगली कार्रवाई कल होगी। जैसे पीछे मुड़ा मुझे आवाज़ आई, एक मैंने देखा कि मेरे सामने नज़ारा उस टाइम ऐसा कि पत्थर मेरे साथी थी हरविंदर कौर, उनके सर पे आके गिरा, उनका सर फट गया। ओह, बहुत मुश्किल। वो मेरे लिए इतना मार्मिक दृश्य था कि मैंने इतनी छोटी में पहली बार कुछ ऐसा देखा था। बाद में तो चीज़ें मेरे लिए कॉमन हो गई थी। उस टाइम पे मेरा पहला एक ऐसा इंसिडेंट था जब मेरे सामने ऐसा मैंने आपने जो कर्नल साहब के सामने हाँ भरी थी कि भाई हाँ, से डर वो सारा ऑर्डर तो आपको लगा जोश में ज्यादा कह दिया? वही मैंने कहा ये तो फंस गया मैं। तो मैंने उनको हेली रेस्क्यू करवाया, उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में चली गई। उस ड्यूरेशन मेरे पे हाथ पे चोट आई, अब मेरे 26 टाके आ रखे हैं। तो उसके बाद मैंने शाम को मैं बैठा था, मैं सोच रहा अगर घड़ी की सुई थोड़ी पीछे होती और उस पत्थर के नीचे मैं होता तो सारी माउंटेनिंग, पूरी जिंदगी, दोस्त, माँ बाप, सब कभी नहीं मिलता, सब उधरा रह जाता। मैंने कर्नल साहब को फोन किया, सक्सेना साहब को। मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता है और मेरे को अभी जीना है, मेरे को मरना नहीं है। तो मेरे को मोटिवेट किया कि राहुल आज तुम्हें चुनना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कहाँ लेके जानी है। तो मैंने सोचा, उनकी काफ़ी मोटिवेशन बातें उन्होंने बताई मेरे को। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन और देखता हूँ। उस दौरान मैं आगे कैंप चलता रहा। बाद में दिन हुआ क्या कि हम एक दिन क्लाइंबिंग कर रहे थे,
वो एक छोटा स्टेप था, तो ऊपर एक बकरी थी, तो उस बकरी ने क्या पत्थर गिरा दिया, वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता इतनी स्पीड से आया, एक साजिया नाम की मैम थी हमारे, उनके कान से जा टकराया, उनका कान कट गया। ये दूसरे सप्ताह की बात थी। अब 2 सप्ताह आए हुए थे और 2 इंसिडेंट मैंने देख लिया, सारा जुनून खत्म। फिर दोबारा कहीं ना कहीं हिम्मत जुटाई और लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ अलग करना है। मेरा बचपन से ये था कि मुझे कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। तो मैंने ठीक है बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट किया। जब 1-1 महीने 2-2 महीने बाहर एक्सपीडिशन पे जाते हैं, पर्वतारोहण के लिए जाते हैं, तो हम मेंटली उसी हिसाब से तैयार होकर जाते हैं कि हम अपना उस वहाँ सर्वाइव कर पाएँ। उसके बाद मैंने शुरुआत किया बेसिक माउंटेनिंग में, अल्फा ग्रेडिंग आई मेरी। उसके बाद मैंने एडवांस माउंटेनिंग किया मैंने सिक्किम से। मैंने 3 कोर्स किए, बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च एंड रेस्क्यू करने के बाद मैं पहली मेरी चोटी फतेह करने के लिए गया माउंट फ्रेंडशिप, हिमालयन रेंज के अंदर माउंट फ्रेंडशिप है। तो बेसिकली जब पहले दिन मैंने चलना स्टार्ट किया, तो चलते चलते कितने लोगों का दल आपके साथ था? मैंने माउंट फ्रेंडशिप का दल किया तो मेरे साथ 2 लोग थे, मैं और मेरे एक सर थे, मेरे 6 पैरा कमांडो है, अशोक शुक्ल नाम से हैं, जो कि वर्तमान में भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। हम दोनों लोगों ने चलना स्टार्ट किया। तो जब हम चल रहे थे तो हमारे वॉकी टॉकी था हमारे पास, तो वॉकी टॉकी मैसेज आया कि जो भी पहाड़ों पे हैं वो नीचे आ जाएं, क्योंकि जैसे अभी पीछे तो हमें देख रहे हो, अभी हिमसंघलन हो रहा है, कटाव भी हो रहा है। तो उस टाइम पे मतलब मौसम इतना विपरीत हो गया था कि हिमाचल सरकार ने बोला कि आप नीचे आ जाओ। ये भी कहा जाता है कि रेस्क्यू दल भी साथ चलता है? नहीं, ऐसा रेस्क्यू दल हमारे बचाव के लिए है। जब हमें बचाव के लिए विपरीत परिस्थितियों में अगर वो हमें ढूंढ पाए तो। अच्छा, वो बाद की बात है। बाद की बात है, सब कुछ आपको करना है। मान लीजिए जब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे एक स्नोफॉल, बर्फबारी हो रही है और 5 फीट तक स्नोफॉल होगी, 5 फीट यहाँ तक। हाँ। आपका एक गलत कदम आपको बर्फ के अंदर ले जाएगा। सही बात है। हमें तैयार भी उसी चीज के लिए किया गया है। ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था कि हमें बचना कैसे है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा खतरा एक पर्वतारोही को हिमसंघलन का होता है। हिमसंघलन जब बर्फ की ओर बर्फ गिरती है तो उनकी परत बनती जाती है। परत बनने के बाद फिसल जाती है, पूरा बर्फ का पहाड़ नीचे जाता है, आप भी उसी के साथ ढह जाओगे। मैं एवलांच के अंदर आ गया, मैं 3 फुट एवलांच के अंदर दबा था। तो बर्फ के अंदर आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ दबे हो। आप ऐसे नीचे गिरे हो, ऊपर की तरफ मुंह, आपका नीचे तरफ मुंह है, तो हम स्प्लिट टेस्टिंग बोलते हैं, हम थूकते हैं। तो ऊपर थूकेंगे तो हमारे ऊपर वो दोबारा आया, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आया, तो हमें पता चलता है कि हमें ऊपर की तरफ खोदना है। अगर तुम थूका और नीचे गया तो हमें पता लगता है कि हमें नीचे की तरफ खोदना है। तो वहाँ पे मैंने खोदना स्टार्ट किया, तो मेरे को ऊपर तरफ निकलना था। मैं 2 घंटे में वहाँ से निकला। मैंने अपना बैग से टेंट निकाला, मैंने टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद मैंने इतनी ठंड हो चुकी थी कि मैंने अपने कपड़े भी जलाने की कोशिश की, पर टेम्परेचर इतना डाउन था कि वो कपड़े जले नहीं। चूल्हा कुछ ले जाते हैं? हाँ जी, हम एक ब्यूटेन एक गैस होती है, हम इतना एक छोटा चूल्हा होता है। ब्यूटेन में जो गैस होती है वो जमती नहीं। ब्यूटेन गैस की खास बात ये जमती नहीं है। वो हाई जब उच्च स्तरीय पहाड़ों पे जाते हैं तो हम उनको वहाँ उपयोग करते हैं। एक में बैग रक्षक बोलते हैं हम। रक्षक का बोले तो आपका जीवन उसे बैग पे तो रक्षक के अंदर हम अपना सब कुछ, रहने का, खाने का, पीने का, एक टेंट जो मैं अपना टेंट ले चलता हूँ, मेरे आने वाले 2 महीने 1 महीने के लिए वही मेरा घर होता है। उसी के अंदर मैं सोता हूँ, उसी के अंदर सारी चीजें करता हूँ। दिशा का कैसे ध्यान रखते हैं जब आप? दिशा का बहुत सारे तरीके होते हैं। जब मैं बर्फ में दबा था, वो बेस कैंप के बिल्कुल पास था, बट आपको क्या होता है कि वहाँ पे एकदम माइनस में तापमान, ऊपर से हवाएं, जब -60 डिग्री के अंदर होते हो तो आपकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां गलने जाती हैं। आपको ये लगता है कि बस यहीं तक हमारी हिम्मत है। मैं रेंगा हूँ, कम से कम 1 घंटे तक रेंग के भी चलाऊं, उसके बाद भी नहीं होता। जब मैं बेहोश हो, आँख खुलने के बाद पता चला मैं बेस कैंप में हूँ। मेरे को गैमो बैग के अंदर था, मेरी हाथों की 4 उंगलियां उनको फ्रोज बाइट हो चुका था। जब क्या बर्फ के अंदर आप ज्यादा देर तक आप काम करते हो तो आपकी हाथों की उंगलियां बर्फ के संपर्क में आने से जम जाती हैं, लकवे जैसे। हाँ जी, आप लकवे जैसे। जब आपने हाथ अपना जोश झटका भी दिया तो आपकी सारी उंगलियां हाथों से नीचे गिर जाएंगी। ये सफर रहा मेरा पर्वतारोहण का। मैं अभी भारत का प्रतिनिधित्व करने स्लोवेनिया में जा रहा हूँ। स्लोवेनिया में आगामी माह में विश्व क्लाइमिंग कप आयोजित होने जा रहा है। कौन करवा रहा है? ये IFC, इंटरनेशनल क्लाइंबिंग फेडरेशन, इसको करवा रही है। अगर इस कप में मैं भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ, इस कप में अगर मैं मेडल ले आता हूँ तो मैं पेरिस ओलंपिक, जो कि अगली साल ओलंपिक जो पेरिस में होने वाले, जुलाई में जो होना है, हाँ जी, जो जून जुलाई में पेरिस में ओलंपिक होगा, उसके लिए
मैं पहुंच जाऊंगा। क्योंकि हाल ही में इसको शामिल कर लिया गया ओलंपिक में। हाँ, जो कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को एज ए ओलंपिक स्पोर्ट शामिल कर लिया गया। तो आपने जो अभी 3-4 अभियान जो आपने पर्वतारोहण के किए हैं, हाँ जी। कौन खर्चा उठा रहा है उसका? खर्चा अभी तक मैं बात की जाए, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी राजस्थान की सरकार से आज तक एक पैसे की हेल्प नहीं हुई। मैं 2019 की बातें करता हूँ। 2019 में मैं जे.एंड.के था, माउंट अफरोल्ड पीक थी, मैं वहाँ से स्कीइंग डाउन, स्कीइंग बेसिकली एक बर्फ का गेम होता है, मैं स्कीइंग डाउन करके नीचे आया। हाथ में 2 स्टिक होती हाँ है। जी, हाथ में 2 स्टिक, पैरों के नीचे फट्टे जैसे लगा के आप उसके ऊपर चलते हो। हाँ। कश्मीर की प्रमुख चोटियों में से एक चोटी है माउंट अफरोल्ड, उस चोटी को फतेह करके आया। तो मेरे पास फोन आता है हरियाणा के कृषि मंत्री का, माननीय जे.पी. दलाल जी का। तो उन्होंने कहा मेरे को, बेटा आप कहाँ पे हो? मैंने कहा सर मैं तो कश्मीर में हूँ। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली कब आओगे? मैंने कहा दिल्ली तो मेरी कल की फ़्लाइट है, मैं परसों दिल्ली पहुँचूंगा। तो उन्होंने कहा आप दिल्ली की फ़्लाइट कैंसिल कर दो। महासरिज की तरह गया। मैंने कहा उनसे पहले मेरी कभी बातचीत नहीं हुई थी। तो मैंने कहा सर ठीक है। उन्होंने कहा कर दिया मैंने। थोड़ी देर में पीए का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि आप चंडीगढ़ की आ जाओ। मैं चंडीगढ़ पहुँचा। तो उन्होंने मेरे पूछा मेरा कुशल से जाना, मैं कैसे किया, मेरे पर्वतारोहण की जर्नी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि आपका आगामी प्लान क्या है? तो मैंने बताया कि मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को सबमिट करना चाहता हूँ और वहाँ से स्कीइंग डाउन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बहुत उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, आगे बातें की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको हमारी तरफ से हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे को फाइनेंशियली जो खर्चा बहुत होता है। जब आप एवरेस्ट क्लाइंब करते हो आपके 30 लाख रुपए लगते हैं। माउंट मैं एल्ब्रस करने जा रहा था तो 12 लाख रुपए का उस टाइम पे एक्सपेंडिचर आ रहा था मेरा। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि सारे इक्विपमेंट बहुत खर्चीले होते हैं। इक्विपमेंट खर्चीले होते हैं, हम जो क्लोथिंग पहनते हैं वो, और ऊपर से हमारा जो हम बाहर जाते हैं उसका इंश्योरेंस वगैरह, रेस्क्यू टीम के लिए, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा खर्चा आता है। तो हरियाणा के कृषि में जे.पी. दलाल ने मेरे को कहा कि हाँ हम आपको 12 लाख का हम आपको वित्तीय सहायता कर देंगे। जब उन्होंने उनकी OSD ने, PSO ने मेरा आधार कार्ड देखा तो उन्होंने कहा आप तो राजस्थान से हो, तो पिलानी के विधानसभा क्षेत्र से आते हो? मैंने कहा हाँ। तो मेरा घर है वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, मेरे घर हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर। हाँ जी, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे है। मेरे घर से 300 मीटर दूर हरियाणा है। मेरे जो बचपन में जो मैं पढ़ाई लिखाई हुई है वो मेरी सारी हरियाणा से हुई है। तो हरियाणा के अखबारों में, मीडिया में देख के उनके लगा कि मैं हरियाणा से हूँ, लोहारू से हूँ। तो उनको, क्योंकि बहुत कम लोग दुनिया में माउंट क्लाइंबिंग करते हैं। हाँ जी, मैं पहला ऐसा था उस क्षेत्र का और आज भी ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि आप तो राजस्थान से हो? मैंने कहा हाँ जी श्रीमान मैं राजस्थान से हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो कैसे हो पाएगा, हम आप राजस्थान में कैसे स्पॉन्सर कर सकते, आपको वित्तीय सहायता कैसे दे सकते हैं? उसके बाद मैंने कहा सर मैं तो हूँ जो जहाँ से हूँ वो तो चीज़ें तो बदल सकती नहीं, मैं हरियाणा में हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद भी जब मैं दोबारा घर पहुँचा तो उन्होंने 1 लाख रुपए वित्तीय सहायता के तौर पे मेरे आ चुके थे। घर आने के बाद मैंने पिलानी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं हमारे, माननीय जे.पी. चंदेलिया जी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर मैं ऐसे माउंट अफरोल्ड पीक को सबमिट करके आ चुका हूँ, अभी मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को सबमिट करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा धन्यवाद सर। उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपके बारे में जानता हूँ, पहले से मैंने आपके बारे में पढ़ा है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर आगे मेरी कुछ मदद की जाए, सरकार की तरफ से मेरे को कुछ सहायता दी जाए या मेरे को रास्ता दिखाया जाए। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे को आज तक वो बात चुभती है मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा मेरी औकात नहीं है। एक विधायक ये कह रहा है। मेरे सुन रह गया मैंने कहा सर आप उनके पीए या कोई और बात कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा नहीं मैं जे.पी. चंदेलिया बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर आप तो विधायक हो और आप तो ये बात बोल रहे हो मेरी औकात नहीं। फिर औकात है किसकी? जब सरकार की औकात नहीं फिर औकात है किसकी? राहुल जी मेरा सवाल यहाँ ये है कि आपने जो हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जे.पी. दलाल, हाँ जी, उन्होंने जब आपको कहा उसके बाद आपने नेताओं को अप्रोच करना शुरू किया, उससे पहले नहीं किया? नहीं, उससे पहले मैंने कभी नेताओं को अप्रोच तो आपको लगा कि जब हरियाणा की सरकार मेरी मदद कर सकती है तो राजस्थान में भी आपने ये हर मेरे मन में आया है सडनली, क्योंकि मेरे पिता एक गरीब मध्यम वर्गीय किसान है। तो उस टाइम पे जब मेरे को उन्होंने कहा कि मेरी औकात नहीं, मेरा बिल्कुल मन टूट गया। मेरे को जब हरियाणा स्टेट से मेरे को इतनी मदद मिल रही है, इतना अप्रिसिएशन, इतना प्रोत्साहन मिल रहा है मेरे को, तब राजस्थान मेरे खुद के अपने स्टेट से क्यों नहीं? आपने अपने स्थानीय विधायक के अलावा बाकी कुछ नेताओं से भी संपर्क किया? हाँ मैं राजस्थान सरकार के बहुत सारी नुमाइंदों से मिल चुका हूँ। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर चांदना जी से मिल चुका हूँ। उनसे कोई सहायता मिली आपको? उनसे उन्होंने 5 लाख देने का वादा किया था उस टाइम पे।
और मैं एप्लीकेशन भी दी, मैंने फाइल दी, 2019 की बात है। वो आज तक 5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ पे है। और राजा विश्वेंद्र जी से मैं माउंट फ्रेंडशिप, मैंने पिछली साल मैंने माउंट फ्रेंडशिप चोटी सबमिट की। माउंट फ्रेंडशिप चोटी पे मैं भारतीय तिरंगे के साथ साथ राजस्थान टूरिज्म बोर्ड का लोगो लेके गया था। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने उनको दिखाया कि सर मैं राजस्थान, क्योंकि वो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। मैंने कहा सर मैं टूरिज्म बोर्ड का लोगो लेके गया हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा सर मेरी आगे मदद की जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बजट आ रखा है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। उन्होंने मेरे को उस बात से वो कर दरकिनार कर लिया। जब मैं दूसरी बार मिलने गया तो उन्होंने कहा कि देखो हम इतना वो नहीं है, हम आपको आगे की तरफ कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। जब मैं एक बार मेरी उनसे मिलवा, मुझे 5 लाख रुपए उन्होंने मेरे को वायदा किया कि आपको मदद की जाएगी, राजस्थान टूरिज्म बोर्ड को आप लोगों लेके गए हो। तो वो 5 लाख भी आज तक हवाई है, नहीं आया वो, नहीं आए कभी। उसके बाद मैं मिला हमारे जो राजस्थान पीसीसी कांग्रेस है उनके अध्यक्ष से, टोडासरा जी से। तो उनसे मेरी अभी तक 2 बार मुलाकात हुई है। जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हैं राहुल, आपको जहाँ फोटो खिंचवानी खिंचवा लेंगे। अगर आप वो फोटो दिखाना चाहो, उन्होंने तिरंगे को, मेरे फोटो बाहर नहीं, तिरंगे को भी ऐसे पकड़ा हुआ है, सीरियसली नहीं लिया उन्होंने मेरे को। आप भारत जोड़ो कैंपेन से भी जुड़े, सचिन पायलट से भी मिले आप, उनसे क्या बातचीत हुई? जब उनसे मिला तो मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने इतने नेताओं से मिलने के बाद, वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने मेरी सारी बातें सुनी, सारी चीज़ों को एनालाइज किया। तो उस टाइम पे मैंने उन्हें कहा कि हम आपकी आर्थिक सहायता करेंगे। उन्होंने पूछा आपकी कितनी रिक्वायरमेंट का, मेरे को 2,40,000 रुपये, मेरे को इस आगे मदद और चाहिएगी। मेरे पास 6 लाख रुपए मैं ऑलरेडी जुटा चुका हूँ जनता की मदद से। तो उन्होंने कहा मतलब आपके गांव के लोग और आपके दोस्त मदद, मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे आसपास के लोग, उनसे मैं 6 लाख रुपए जुटा चुका था। 2,40,000 रुपये की कमी और थी। तो उन्होंने मेरे को वायदा किया ठीक है राहुल, आप अपना बैंक खाता मेरे को दे दो और हम आपको करवा देंगे। उन बातों को, बात नवंबर की बात है, वो भी आज तक, नवंबर 2022, अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे उन्होंने मेरे को, मैं भारत जोड़ो यात्रा का तिरंगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तक लेके गया मैं। उसके बाद भी मेरा कोई वो नहीं है। अभी भी मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, मेरी मदद की जाए ताकि मैं स्लोवेनिया में होने वाले ये क्लाइमिंग विश्व कप में हिस्सा ले सकूं और भारत को रिप्रेजेंट कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अपने आप पे विश्वास है इतना, मैं इतना, जब मैं अपनी इतनी विपरीत परिस्थितियों से निकल के आ सकता हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं स्लोवेनिया में होने वाले क्लाइम्बिंग कप में भारत के लिए मेडल जरूर लेके आऊँगा और आने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करूँगा। तो हमारे साथ खास बातचीत में राहुल जी थे। इन्होंने अपनी जर्नी शुरू होने से लेकर कितनी मुश्किल हालातों में, ना केवल पहाड़ की चोटी पर बल्कि सरकारी नुमाइंदों से और इनसे जूझते हुए इन्होंने कैसे पूरी की यात्रा, वो भी इन्होंने बताया। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जो है इतना मुश्किल जो सफ़र होता है, शारीरिक और मानसिक तौर पे आपको मजबूत होना होता है, उसके साथ आर्थिक जोखिम से जुड़ा हुआ खेल तो है ही है। तो क्योंकि अब जो है ओलंपिक में भी इसे शामिल कर लिया गया है, हमारी सरकारें और हमारे नुमाइंदे कई बार इस बात का दावा करते हैं कि वो अलग अलग तरीके की खेल प्रतियोगिताओं के जरिए देश को, प्रदेश को मेडल दिलाने की बात करते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा होनहार और जुनूनी जो अपने खेल में मास्टर हो और जिसने 3-4 चोटियां फतेह कर ली हो और जो बहुत करीब हो मेडल के, अगर ऐसे लोगों को अगर वक्त रहते मदद नहीं मिलेगी तो और भी कई प्रतिभाएं जो है मायूस होगी। क्योंकि आसान नहीं है एक पहाड़ पर चढ़ना, और ऐसे पहाड़ पर चढ़ना जहाँ बर्फ़ गिर रही हो, और 30 दिन तक चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि बर्फ़ के नीचे खाई है, पहाड़ है या कुछ और जान हर कदम, अगर आप एक गलत कदम, जो हम सुनते आए हैं कि एक गलत कदम अगर आप उठा लें तो फिर आपकी जो है ज़िंदगी का रास्ता बदल जाता है साधारण जीवन में। लेकिन जब आप पहाड़ पे हो, जब आपको पता नहीं कि नीचे 3-4 फीट बर्फ़ के नीचे क्या स्थिति है, और एक गलत कदम अगर आपने रखा और आप सीधे खाई में नीचे चले गए तो आपका जीवन वहीं खत्म हो जाता है। तो इतनी मुश्किल खेल में, इतने मुश्किल हालातों में आपने अपना हौसला बरकरार रखा, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और झलको जो है लगातार आपकी आवाज़ को, आपकी बात को अपने दर्शकों तक, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।